ये बड़ा यूनिक सिचुएशन है। ये ऐसा है कि वो चार्ल्स डिकेंस की सही कहना कि it was the best of times and it was the worst of times। ये वो सिचुएशन कि एक तरफ बिल्कुल एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है कि एक तरफ तबाही की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा आप बेहतर जानते हैं, एक अवेयरनेस है आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा अपना से इंटरेक्शन रहा है 30 साल से ज्यादा। तो एक तो आपने अवेयरनेस है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज क्या है, लेकिन क्रॉस रोड्स है क्या? यानी वो जब एक मुल्क उधर आके खड़ा हो जाता है कि एक तरफ तबाही है, एक हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, टोटल जंगल का कानून, कोई राइट्स नहीं, किसी किस्म का इस वक्त इंसानियत ही नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं। जो रास्ता पकड़ा हुआ है, यहाँ जो फैशिस्ट रजीम बैठी हुई है, ये सिर्फ एक तरफ लेके जाएगी तबाही के, क्योंकि इसमें होप भी कोई नहीं है। और मैंने कभी पाकिस्तानियों में इतनी होपलेसनेस नहीं देखी। जो अलाइन इनका एक मैनेजर आया वहां, वो इंडस्ट्रियल स्टेट है यूएई में, तो उसने कहा जो पिछले 7-8 महीने में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है अलाइन में, यूएई में, वो पिछले 10 साल में नहीं की। 9 लाख पाकिस्तानी, ये अखबार की रिपोर्ट है कि मुल्क छोड़ के चले गए टॉप प्रोफेशनल्स। हमें शौकत हालों में प्रॉब्लम हुआ है कि हमारे तकरीबन 10% कंसल्टेंट्स, और ये बड़े मुश्किल होता है, आप बेहतर जानते हैं कि जो कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की बड़ी वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है, प्लस सैलरीज इतनी ज्यादा है, और जैसे रुपया डिवैल्यू किया है तो उनके लिए और ज्यादा लुक्रेटिव हो गया बाहर काम करने का। पहले 3-4 गुना ज्यादा तनख्वाह है, तो रुपए के गिरने से और ज्यादा लुक्रेटिव हो गया। तो 10% हमारे कंसल्टेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, और ये हर जगह हो रहा है जैसे प्रोफेशनल है, क्योंकि होपलेसनेस है कि एक तरफ एक आदमी फैसला करता है बंद कमरे के अंदर अपने थोड़े से लोगों के साथ कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है, उसकी गवर्नमेंट गिरा दो। जितने जी बड़ा खतरनाक है, गवर्नमेंट गिरा दी। लेकिन इस मुल्क के नामवर डाकुओं को, मुजरिमों को उठा के ऊपर लाके बिठा देता है, जो 30 साल से साबित एक दूसरे को जो चोर कह रहे थे, जिनके ऊपर बाहर मजबूर है उनकी चोरी के। जरदारी को नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला करप्शन पे। वो जो हुदैबा पेपर में केस, ओपन शट केस, वो इसने बनाया, जरदारी ने बनाया नवाज शरीफ के ऊपर। वो दो जो एक दूसरे को करप्ट कहते थे, जिसको ऊपर जनरल मुशर्रफ करप्ट कहता था, जनरल मुशर्रफ ने इनके ऊपर केसेस बनाए। नैब का जो चेयरमैन, पहला नैब का चेयरमैन था जनरल अमजद, उसने हमें ब्रीफिंग दी इनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज की। उन्हीं लोगों को लाके ऊपर बिठा देता है एक घोड़ा सवार। एक और FIR। वो फिर एक्सपेक्ट करता है कि भेड़ बकरियों की तरह सारी कौम अब इनको एक्सेप्ट करे। ये मैं तकब्बुर का बात आ रहा हूँ कि इतना एरोगेंस ऐसी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह की एरोगेंस की, क्योंकि मैंने उनको लेके आया हूँ और जाके तकरीर करनी शुरू कर दी, क्योंकि बड़ा रिजेंटमेंट आ रही, स्पेशली जो एक्स सर्विसमैन थे, उन्होंने बड़ा रिजेंट किया, तो उनको जाके तकरीरें कर रहे हैं कि वो असल में कुछ साबित नहीं हुआ नवाज शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर, कि जी वो तो, यानी उसने फिर कैंपेन करने की कोशिश की लोगों को बताने के लिए कि नहीं मैंने बड़ा ठीक फैसला किया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए अब यहां से असल डैमेज होना शुरू हुआ। जब इन्होंने देखा कि 9 अप्रैल को PTI की गवर्नमेंट कराई गई, 10 अप्रैल को स्पॉन्टेनियसली हजारों लाखों लोग निकले सड़कों के ऊपर, सारे पाकिस्तान में। अगले दिन ये कभी हुआ नहीं पाकिस्तान, मैं ये दूसरी तरफ जा रहा हूँ क्योंकि वाइज इज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, कि एक दफा पहली दफा इतना बड़ा रिएक्शन आया कि पब्लिक ने शो किया कि हम इन चोरों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। उसके बाद मेरे जो जलसे थे, मैंने कोई 60-70 जलसे किए पाकिस्तान की तारीख में, कभी इतने बड़े जलसे नहीं। उसके बाद वो और बाय इलेक्शन आए,
और ये हुआ ही नहीं है कि ऑपोजिशन में बैठ के पूरी एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, सब 12 पार्टी इकट्ठी सब उनकी मदद करें और 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीत गए। अब जब ये अकल तो ये कहती है, जब आपको पता चल गया कि आपने गलती की है और पब्लिक आपकी खड़ी हो गई है पार्टी के साथ, ज्यादातर इसलिए कि इनकी शक्लें जब देखी कि फिर से उनको ऊपर इम्पोज करने लगे हैं, तो कोर्स करेक्शन होना चाहिए बजाय कोर्स करेक्शन के। वो कहते हैं कि when you have a big hammer, everything looks like a nail. तो उन्होंने कोई हैमर चलाना शुरू कर दिया और पार्टी के ऊपर बहुत तशद्दुद किया इन्होंने जुल्म किया। उसके बाद कि जो पाकिस्तान की तारीख में मैं 2 मार्शल लॉ तो मैंने देखे हुए हैं, जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया। जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो लिबरल था, इससे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि जो ये हुआ, ये जो अब हुआ हमारे साथ पिछले 14 महीने में। जनरल मुशर्रफ का, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था, वो तो लिबरल था, तो उस पर तो हमें खुली इजाजत थी, हम टीवी पे जाते थे, पार्लियामेंट में बोलते थे। कभी कोई काली वीको का डाला रात के 3 बजे आके आपके घर के अंदर भी घुसता था और आपको उठा के मारता नहीं था। और इनको जो खास एक ये ह्यूमिलिएट करने के लिए लोगों को नंगा करते थे, नंगा करके उनको ह्यूमिलिएट करते थे, मारते थे, टॉर्चर करते थे। ये शुरू हो गया जनरल बाजवा के दौर में, ये बताने के लिए कि एक्सेप्ट करो इन लोगों को। जिस तरह फिर से मैं कहता हूँ कि हम इंसान ही नहीं, हम भेड़ बकरी हैं, तो उनको मारते जाओगे तो ये उस तरफ चल पड़ते। सो इन्होंने ये तो किया, हर किस्म का क्लैंप डाउन जो कि 25 में पिछले साल शुरू किया। हम लॉन्ग मार्च कर रहे थे, 3 लॉन्ग मार्चेस इन्होंने किए, उन्होंने किसी को रोका ही नहीं। उससे 2 दिन पहले इन्होंने घरों में घुसे, रात के हजारों घरों में घुसे, इन्होंने लोगों को उठा लिया, उनको टेरराइज किया। हम सब शौक में चले गए कि ये क्या हुआ, और इन्होंने समझा कि इतना इनको करो। फिर उसके बाद जब लोग निकले 25 में, उन्होंने इतनी जेल गैस शेलिंग की और जो जुल्म किया और लोगों को ऊपर मारा, जिस तरह पैरेट गन्स इस्तेमाल की, तो इनका ख्याल था कि ये एक बड़े शौक से लोग हैं, मम्मी डैडी क्राउड है, बर्गर क्राउड जिसको कहते हैं, चुप करके बैठ जाएंगे घरों में। लेकिन वो पार्टी उसके बाद भी आगे बढ़ती गई, तो इनकी सख्ती भी बढ़ती गई। और फिर ये खास एक आदमी को लेके आए जिसकी काउंटर टेररिज्म के अंदर एक्सपर्टीज थी, जिसने एक सूबे में बड़ा जुल्म किया हुआ था, जिसने अब बड़ी नफरतें मुल्क के खिलाफ करवाई थी अपनी हरकतों से, अपने कस्टोडियल टॉर्चर से। उसको लेके आए और उसने हमें जिस तरह के हम कोई बाहर के टेररिस्ट हैं, उसने हमारे को शुरू कर दिया, जिसमें शहबाज गिल को टॉर्चर किया। पहला वो हमें शॉक मिल रहा उसको, यानी उसको जिस तरह ह्यूमिलिएट किया और 2 दिन रखा और उससे मारा। फिर आजम स्वाति उसने सिर्फ एक ट्वीट की कि थैंक यू जनरल बाजवा फॉर NRO2। उस ट्वीट के ऊपर बच्चों के सामने, और यानी उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन और बीवी के सामने, सुबह के 3 बजे वो 30-40 लोग घुस गए, उसके सबके सामने मारा उसको। और उसके बाद फिर उसको लेके गए और फिर उसको वो नामालूम अफराद ने नंगा करके फिर उसको टॉर्चर किया और मारा। अभी तक आजम स्वाति की बीवी ट्रॉमेटाइज, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, बच्चे ट्रॉमेटाइज, जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो ट्रॉमेटाइज। उसके बाद और उससे पहले अर्शद शरीफ का, उसको पहले इन्होंने वो थ्रेट किया, फिर उसको उसके ऊपर केसेस किए, फिर उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि मेरी जिंदगी खतरे में है, और वो उसके बाद मुल्क छोड़ के जब गया तो उसको कीनिया में उसको असैसिनेट किया। फिर इन्होंने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया 3 नवंबर को, क्योंकि पार्टी और पॉपुलर होती, जो ये करते थे वो और ज्यादा पार्टी ऊपर जा रही थी। 3 नवंबर को मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, और फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिर जो इन्वेस्टिगेशन थी उस इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज किया, जिसपे इन शॉर्ट जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बयान बनाया हुआ था या पुलिस ने कि एक शूटर था, दीनी इंतहा पसंद था,
اور میں پہلے سے پریڈکٹ کیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے ذریعے مجھے ڈساسینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے جو فائنڈنگز آئی, جو فورینسک رپورٹ آئی, آئی وٹنسز آئے, وہ 3 شوٹرز دیکھے, وہ ڈیتھ ٹریپ تھا, وہ اللہ نے بچا لیا. تو وہ انہوں نے سیبوٹاج کر دی, وہ ہماری جی آئی ٹی کی رپورٹ, کیونکہ یہ بے طاقتور ہے اب لا. اس کے بعد پھر میرے اوپر ایک اور اٹیمپٹ کیا 18 مارچ کو, بڑے وہ بھی اللہ نے خاص بچایا. انہوں نے پورا پلان کیا ہوتا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا, ادھر سے گھروں میں بچا. اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوا تھا, ہیلی کاپٹر, ہم فلڈس تھے تو ڈی آئی خان سے ہیلی کاپٹر پہ, بڑا ہیلی کاپٹر تھا کے پی گورنمنٹ کا, ایک دم وہ اس کا وہ نیچے آنا شروع ہو گیا, ہائی کروز کرنا شروع ہو گیا. پتا چلا غلط فیول مکس اس کا غلط کیا گیا ہے. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیسے بتایا ہے کہ نہیں تو پہاڑی علاقہ تو وہ لینڈ ہی نہیں کر سکتا. تو ایک بس اسپیڈ ملی اور پوائنٹ تھے وہاں رک گئے, اینی وے وہ بچ گئے. اور بھی 1-2 اٹیمپٹس تھے, لیکن اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد یہ جو فائنلی یہ جو انہوں نے کیا 9 مئی کا, یہ 9 مئی کا اتنا بڑا یہ مذاق ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی غداری ہوگی ملک سے. 9/11 ہے پاکستان کا. 9 مئی کو کل سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ ڈیٹیل ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو انکانسٹیٹیوشنلی اینڈ ان لافلی وہاں سے ایبڈکٹ کیا گیا. اور صرف وہ انلافل نہیں تھا کیونکہ وہ اریسٹ نہیں تھا, وہ رینجرز یا کمانڈوز نے مجھے اٹھایا تھا, کیونکہ میرے ساتھ 3-4 کمانڈوز تھے. وہ ساروں نے کہا, وہ ایس ایس جی کے تھے, سب نے کہا کہ جی ہم یہ جانتے ہیں رینجرز یہ کمانڈوز تھے. اینی وے جس طرح انہوں نے مجھے پکڑا, تو آپ نے سب نے بھی تو دیکھا ہوگا, لوگوں کو مارا انہوں نے ڈنڈوں سے. اب بیچارہ وہ ہائی کورٹ کا وہ اسٹاف بیٹھا ہوا تھا اس آفس میں, ان کو مارا, ہمارے وکیلوں کو مارا, مجھے بھی ایک تھا. تو اور جس طرح لے کے گئے, تو کوشچن یہ ہے کہ کیا پبلک کا جو ریئیکشن تھا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. کیا میرے ورکر جنہوں نے اس طرح کی ابڈکشن دیکھی جو انلیگل اور ان لافل تھی, کیا ان کا کانسٹیٹیوشن رائٹ نہیں تھا کہ پروٹیسٹ کرنا, پرامن احتجاج کرنا. مجھے تو پتہ ہے نہیں کیا ہوا اس کے بعد, کیونکہ مجھے تو بند کر دیا ہمیں جا کے. تو جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تو جج نے پہلی دفعہ مجھے بتایا تھی کہ یہاں بڑا وائلنس ہوگا, یہاں بڑی توڑ پھوڑ ہوگی, آرسن ہوا. تو میں نے تو امیڈیٹلی کنڈیم کیا, کیونکہ ہم نے تو 27 سال کی پالیٹکس میں کبھی بھی الاؤ نہیں کیا وائلنس. ہماری تو ساری پالیٹکس ہی یہ تھی کہ لوگوں کے بیچ میں رہ کے کرنا ہے, اور وہ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہوا کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا, اور یہ جو ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا, اور 2 ایک وہ عسکری ٹاور وہ جلا دیا گیا. آہستہ آہستہ, کیونکہ پہلے تو سارے اور 48 آورز میں ٹوٹل کریک ڈاؤن. وہ ہو سکتا ہے کہ 10,000 لوگ آپ 48 گھنٹوں میں پکڑ لیں اگر آپ کا پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا, کیونکہ کسی کے پتہ چلاتے ہیں, آپ ان کے گھر کے پتے لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ 48 گھنٹے میں ایک دم 10,000 لوگ پکڑ کے جیل میں ڈال دیے, ساری لیڈرشپ پکڑ لی. اور جو سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی. کہ ہم کہہ رہے 2 ورژن ہے نا, ہم کہہ رہے ہمیں تو آہستہ آہستہ پتا چل گیا کہ یہ انویٹ کیے ہوئے تھے لوگ, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا تھا کہ کیا پارٹی نے کبھی کیا ہی نہیں ایسے, تو ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کو اندر گھسایا گیا جنہوں نے یہ کروایا. لیکن ون سائڈڈ ورژن, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں. جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشن نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کیا, ان کو مارو. اس سے بھی زیادہ آپ سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوفناک جو چیز وہ یہ ہے کہ 25 لوگوں کو اس دن شہید کیا. 16 کے پاس تو ہمارے ان کے پورے ایڈریسز پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, لیکن جو باقی 9 لوگ ہیں وہ غائب ہے, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے سارے لوگ اتنا زیادہ ایک خوفناک سچویشن بنا ہوا ہے
اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرایا گیا کہ وہ چپ کر کے بول ہی نہیں رہا, کیونکہ ہر کسی کو تو پکڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن پھر 16 لوگ کیا آپ کے 16 ڈیتھس, ایک پولیس والے کو یا ریڈر کو گولی نہیں لگی. اس کا مطلب سب کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. تو 16 لوگوں کو گولیاں لگی, 16 لوگ شہید ہوئے, 9 مسنگ, اوپر سے 100 لوگوں کو بلٹ وونڈز تھی, اور 3 لوگوں کی ٹانگیں کاٹ گئی کیونکہ گولیوں سے ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی. ایک آدمی اس وقت پیرالائز ہے, اس کی کمر میں گولی لگی. اور آپ یقین کریں ایک کسی نے بولا ہی نہیں اس کے اوپر کوئی, یعنی وہ کورٹ کمانڈر گھر پڑا پڑا ہوا, ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, لیکن انسانی جانیں گئی ہیں. وہ کسی کے ان کے بچے تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے ہسبینڈ تھے, ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ مجھے لوگ ایک مینشن نہیں ہے. ہم ایف آئی آر نہیں کروا سکتے, کوئی ایف آئی آر نہیں کروا سکا کہ جو ان کے جو رشتہ دار شہید ہوئے. ایک تو پولیس کا ڈر اتنا زیادہ, تو ایک خوف کی فضا بنا کے سارا جو ڈسکورس ہے میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کر لیا. سارا میڈیا ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کل آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی تو وہ جو تصویر کے اندر سے مجھے انہوں نے غائب کر دیا. اور اس کے علاوہ ہمارے لوگ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے ریپرزینٹ کرتے, لوگ کو اٹھا لیتے. اب صرف وکیل ہی رہ گئے ہمارے پاس جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ون سائڈڈ ورژن
दुनिया के 140 मुल्क हैं, उनमें ये देख रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप 15 पे है और वो देख रहे हैं जो बॉटम 15 पे। जो टॉप 15 पे हैं उन सब का जो पर कैपिटा इनकम वो $60,000 से ऊपर है, और जो बॉटम 15 पे है जिसमें पाकिस्तान भी है, हमारा पर कैपिटा इनकम $1,500 है। जो नंबर 1 है डेनमार्क, उसका $68,000। हमारे सामने सिंगापुर जिसका पर कैपिटा पाकिस्तान के एक ही था, अब मैं बात कर रहा हूँ 60s में, हम तकरीबन एक ही हमारा था कि $500 या इस तरह कुछ था। आज सिंगापुर का $55,000 पर कैपिटा इनकम और हमारा $1,300-1,400 है। उसकी वजह क्या है कि सिंगापुर के अंदर जो उनका जो प्रीमियर ली कुआन यू था, उसने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, उसकी किताब भी सबसे पहले रूल ऑफ लॉ लेके आया। और जो करप्शन है वो सिम्टम्स हैं व्हेन देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। सारी जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब मुल्क है इसलिए कि वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपके कोई देख लीजिए डेवलपिंग वर्ल्ड, नाइजीरिया की मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि सबसे ज्यादा तेल नाइजीरिया के अंदर है सारे अफ्रीका में, लेकिन वो गुर्बत की इंतहा है क्योंकि वहां भी एक करप्ट एलीट अबव लॉ बैठी हुई है और वो ही पैसे चोरी कर करके बाहर भेजती है, और ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का इशू। सो हमारा जो समा इस वक्त हुआ क्या है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर वो अवेयरनेस है जो कभी पहले नहीं थी। सो इन दैट सेंस हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जिधर कभी भी इस मुल्क के अंदर इस तरह का पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी और पब्लिक एक तरफ आके पार्टी के साथ खड़ी हो गई। वो जो मर्जी कर रहे हैं आप, वो पब्लिक उस पार्टी के साथ जुड़ गई आके, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसलिए इन्होंने 14 मई को डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब का इलेक्शन होना चाहिए था, इन्होंने नहीं कराया क्योंकि सब डरे हुए हैं। और डरे इसलिए हुए हैं कि वो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम स्वीप कर गए डिस्पाइट टोटल गवर्नमेंट सपोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट। सो इसलिए हो क्या रहा है, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, और ये इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ क्रश हो गई है। और तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए उन्होंने, जिस तरह मैंने कहा, सारी सीनियर लीडरशिप या छुपी हुई है या जेलों में है, और वो जेल में से सिर्फ तब निकलती है अगर वो अनाउंस करें। लेकिन आपको जरा मैं जो बता रहा हूँ कि व्हाई इज इट कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत, और मैं समझता हूँ कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता। जब पब्लिक एक खड़ी हो जाती है पार्टी के साथ, जब पब्लिक उसको आप जो मर्जी कर ले वो थोड़ी देर के लिए सबड्यू भी हो जाएगी, लेकिन जब इनको मौका मिलेगा इलेक्शन में, ये देखना, मैं आज आपके सामने प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये जो मर्जी कर ले ये इसको आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि मैं वो आदमी शुरू की और मैंने आज 14 साल तो विल्डरनेस में थे ना, आहिस्ता आहिस्ता मैंने पब्लिक ओपिनियन को चेंज होते देखा। जो आज पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन है ये कभी पहले नहीं। जिस तरह आज पाकिस्तान कौम को इश्यूज की समझ है और उसमें हमारा यूथ खास तौर पर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि आज तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो खुशाइन चीज वो ये, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, पंजाब के अंदर मैंने टिकट्स दे दिए थे, यहाँ हमारे जो इलेक्शन हो रहे थे 14 मई के। अब ये सोचें कि इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, लोगों के घर तोड़े हैं, लोगों के घर लूटे हैं, लोगों के रिश्तेदारों के पास पहुंचे, क्योंकि सब छुपे हुए हैं, जितने भी टिकट होल्डर्स हैं हमारे सब छुपे हुए अंडरग्राउंड। उनके रिश्तेदारों पे पहुंचे, उनके बच्चों पे पहुंचे, उनकी बिजनेसेस बंद कर दी है। यानी कभी इस तरह का तशद्दुद नहीं किया। ये मैंने भी ये करते होंगे नाजी जर्मनी के अंदर या स्टालिन के सोवियत यूनियन में, कि अगर आपका जिस आदमी को ढूंढना है वो नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ लो, उसके बच्चों को पकड़ लो, उनकी औरतों को पकड़ लो। ये कभी नहीं होता था, इस मैंने तो कभी नहीं सुना। उसके बावजूद हर किस्म का इन्होंने जुल्म किया और उनको डराया, धमकाया, उनको उनकी बिजनेस बंद किए।
400 टिकट होल्डर्स हैं पंजाब में। आप यकीन करें कि 400 में से इस पूरे तशद्दुद के बावजूद सिर्फ 40 गए हैं, बाकी सारे उनको भी पता है कि जैसी छोड़ है वो पब्लिक का इतना रिएक्शन आ रहा है कि उनकी कोई चांस ही नहीं, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं। और वो छोड़ता है तो 6-7 नीचे बैठे हुए उनकी जगह लेने के लिए, इसलिए ये पब्लिक को ये नहीं कुछ कर सकते, जितना भी करेंगे पब्लिक ओपिनियन कोई ये जानवर नहीं है। पब्लिक ओपिनियन को आप ये इस तरह के तरीकों से नीचे वोटर तो आपका खड़ा हुआ है, तो इन्होंने जो ये जो अब आ गया, मैं आप प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्या करना है। ये डरेंगे, इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा इनको, 14 अगस्त इज द लास्ट डेट, उसके बाद उनको इलेक्शन करना पड़ेगा। तो इनका प्लान क्या है? एक मुझे जेल में डालने का प्लान है। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि 180 केसेस हैं, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मंडे या फ्राइडे तक ये मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है अब तक जो वो अदालत में जाते हैं, केस ही सारे बोगस केसेस हैं, लेकिन इतने ज्यादा किए हुए हैं और इन्होंने थोड़ा मैनेज किया। और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैं जेल में चला गया, ये डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे, एक जज इनकी पूरी मदद कर रहा है इस बात, तो वो दूसरी चीज है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? डिस्क्वालीफाई करेंगे, जेल में भी डाल देंगे, तो इलेक्शन में तो पार्टी को कैसे, वोटर को कैसे रोकेंगे? तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जो भी करें ये उस स्टेज पे पहुंच गए कि जीत नहीं सकते, लेकिन इन्होंने इलेक्शन डिले करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये ब्लाइंड एले की तरफ आप जा रहे हैं, जितना भी आप ये डेमोक्रेसी का कत्ल करेंगे, कि पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं और हर पे इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ तब उस एक्सटेंट पे चले जाएंगे कि इलेक्शन भी फार्सिकल हो जाएंगे और वो बजाय इलेक्शन स्टेबिलिटी लाने के और डिस्टेबलाइज कर देंगे मुल्क को। और IMF के साथ जो मैंने कल बात की थी, और वो समझते हैं इस चीज को कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमी तो स्टेबलाइज कर ही नहीं सकती। और इकोनॉमी तब स्टेबलाइज करती है जब एक प्रेडिक्टेबिलिटी हो एक सिस्टम में, रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को ये पता चले कि आप ये 5 साल तक ये पार्टी है, इसके ये प्रोग्राम है, इसका ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में चीज है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, जो जुडिशियल सिस्टम के अंदर ट्रस्ट हो इन्वेस्टर का, वो तो सिर्फ तब आ सकता है कि एक तकड़ी हुकूमत पब्लिक मैंडेट से आए जो कि इम्पोज करे रूल ऑफ लॉ। अब मैं ये आखिर में से ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की जिस समय का बड़ी तो वो कम्युनिटी है जो पावरफुल भी और ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं US के अंदर पॉलिसी को, अगर आप थोड़ा और यूनाइट कर जाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारी जीन्स में है कि पाकिस्तानी को यूनाइट करना आसान काम नहीं है। जब मैं पहली दफा 18 साल का था टीम के अंदर आया, कि मैंने 14 की स्क्वाड के अंदर 3 टीमें देखी बजाय एक टीम में, तो फिर मैंने रियलाइज किया हमारी जीन में कोई इशू है। तो मैं हमेशा ये प्रॉब्लम यूनाइट करने का काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी यहाँ अमेरिका में यूनाइट कर जाए, ये बहुत पावरफुल वॉइस बन सकती है। लेकिन हम अगर यहाँ यूनाइट कर जाए तो इसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ सकता है। लेकिन मेरा जो नजर में है कि जो सबसे हमें फायदा है, जो मैं एनविजिट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम कैसे निकलेंगे। हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है कि हमारे पास डॉलर्स कमी है, हमारे रिजर्व्स कम है, हम डॉलर इनकम कभी भी किसी ने एक्सपोर्ट्स पे जोर नहीं लगाया। तो मैं जो आगे फोर्सी करता हूँ कि हमारा जो 10 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी, इनकी ये है हमारा फ्यूचर, जिनकी वजह से पाकिस्तान अपना किक स्टार्ट करेगा इकोनॉमी। तो उसके ऊपर जब एतमाद होगा, क्योंकि अभी तो ये हाल है कि अगर कोई एक प्लॉट ही लेता तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता और वो बेचारा
हैं या हालात क्या, हमने तो खैर बड़ी कोशिश की थी स्पेशल कोर्ट्स बनाने की ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, लेकिन अगर प्लॉट जैसी चीज के ऊपर कब्जा हो जाता है तो कौन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, कौन सरमायाकारी करेगा? और ये हमारा सबसे बड़ा आलमी है हमारे सिस्टम के अंदर। जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान डेनमार्क नंबर 1 है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, पाकिस्तान आउट ऑफ 140 कंट्रीज 129, एंड दैट वाज बिफोर द क्रैकडाउन। जो क्रैकडाउन किया अब तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया ना, अब तो लॉ ऑफ द जंगल है पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले 140 में पाकिस्तान का नंबर 129 है। 129 आपका नंबर रूल ऑफ लॉ में हो, आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। जो इन्वेस्टर है वो घबराता है, उसका पैसा है वो सेविंग इकट्ठी करता है। मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है मुल्क, वो जो पैसे कमाते हैं बाहर, वो फिर जाके उनका शौक होता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उनका इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि यहाँ फ्रॉड हो जाता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो दुबई में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं जिस सिस्टम को वो ट्रस्ट करते हैं। तो मेरी इंटेंशन ये है कि अगर जब एक गवर्नमेंट आए पब्लिक मैंडेट से, वो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इम्पोज करे, जिस तरह ली कुआन यू ने सिंगापुर में किया था, जिस तरह महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में किया था। मलेशिया में बड़ी करप्शन थी। महातिर की अचीवमेंट ये थी कि उसने कॉन्फिडेंस दिया लोगों को उस सिस्टम के अंदर, जिसमें फिर इन्वेस्टमेंट आनी शुरू। हमारा पास तो जिस तरह मैंने कहा 10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, जैसे हम अपना सिस्टम ठीक करें तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी, तो जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा इंशाल्लाह हाथ होगा। और मैं डॉक्टर्स के लिए कहना चाहता हूँ, हमने जो हेल्थ कार्ड शुरू किया था उसका मकसद क्या था? हेल्थ कार्ड का ये था क्योंकि इसमें सिर्फ जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना नहीं सकते सारे मुल्क को कवर करने के लिए, तो हेल्थ कार्ड का मकसद ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हर शहरी के पास, हर खानदान के पास 10 लाख की होगी, तो गाँव के अंदर, देहातों के अंदर बाइक पावर आ जाएगी लोगों को पैसे देने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर चला जाएगा वहाँ। और जाना शुरू हो गया था, प्राइवेट सेक्टर जाना शुरू हो गया था देहातों के अंदर। कैटरैक्ट के ऑपरेशन, छोटी छोटी क्लिनिक्स खुल गई थी जो हेल्थ कार्ड के ऊपर था, तो लोगों को हेल्थ कवर मिल गया था। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर नेटवर्क फैला सकता पूरा हमारा पाकिस्तान के अंदर, और फिर कम्पीट करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। गवर्नमेंट और हॉस्पिटल को प्रेशर पड़ जाएगा कि वो भी परफॉर्मेंस ठीक करे। तो ये हमारा बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था, और एक्चुअली इसके बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए थे जो ये हुकूमत रोड बैक करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर में मैं आप सबका, मैं समा साहब, मेरे पास पूरी लिस्ट आई हुई है, मुझे इन्होंने भेजी है। डॉक्टर जलील खान, आपका भी निजाम मोहम्मद, मैं क्या बैठता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद तारिक, और हाँ हमारे दाएं हाथ डॉक्टर नसरुल्लाह खान, आपको भी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। मैं समझता हूँ कि आप में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इस मुल्क की मदद करने का। बहुत बहुत शुक्रिया जी।